हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है राइट्स? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके के राइट्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं और किस तरह से राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं हर सिटीजन को। इस वीडियो में हम इजी और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे फंडामेंटल राइट्स, उसकी इम्पोर्टेंस, उनका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बोर हुए, बिल्कुल एग्जाम फ्रेंडली तरीके से। फर्स्टली हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, राइट्स का क्या इम्पोर्टेंस रहता है। इन 1982 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स, गवर्नमेंट एंगेज few contractors. These contractors employed a large number of very poor construction workers, different part of country, build a flyover. बेसिकली ये एक स्टोरी बताया हुआ है इन्होंने, क्या हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडी देयर पुअर कंडीशन एंड पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट। तो पिटीशन इन्होंने डाला सुप्रीम कोर्ट में। दे that employing a person to a work less than minimum prescribed wages। मतलब उनसे क्या होता था कि उनसे 11 to 12 आवर्स एंड मोर देन 12 आवर्स का काम करा लिया जाता था, बट उनकी वेजेस जो होती थी उतनी नहीं मिलती थी जितना उनको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप नॉर्मली कितना होता है 8 to 9 आवर्स, ठीक है, बट यहाँ पर मोर देन 12 आवर्स इनसे काम कराया जाता था और इनकी जो वेजेस थी और इनका जो बेसिक राइट्स थे इनको नहीं मिलते थे। तो वायलेशन था इनके फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, उसके बारे में ये स्टोरी बताई हुई है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं। Our constitution gives every citizen the right, life and liberty. What is the life and liberty? कि हमें जीने का अधिकार है, और लिबर्टी हमारी पर्सनल लिबर्टी है कि हम अपने पर्सनल डिसीजंस खुद ले सकते हैं। दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन मस्ट ऑल्सो हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। तो इसमें ऐसे ही बताया हुआ है कि माइकल्स केस शो दैट व्हाट हैपेंस व्हेन राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन दे अगर राइट्स हैं बट वो अवेलेबल नहीं है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स प्रोवाइड तो हैं बट वो एक बुकिश लैंग्वेज में दिया हुआ है, बट आप उसको रियलिटी में उसका कोई रोल नहीं है, तो वो राइट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस उसी केस के बारे में है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। बिल ऑफ राइट्स हम देखते हैं। बोथ दीज एक्सप्लेन शो द इम्पोर्टेंस ऑफ having rights and annual implementations of these rights. Therefore, it's often practiced in more democratic countries. बहुत सारी democratic countries में rights of citizens constitution itself, जो हमारे rights हैं उनके different constitution different countries में different rights provide करते हैं। बट हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिया के बारे में, बिकॉज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और हम इंडिया के बिहाफ पे राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। So Bill of Rights. A bill rights prohibits government from thus acting against the rights of the individuals, ensure a remedy in case there is violation of these rights. So basically कहीं भी जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्स आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो नॉर्मल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स है प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स वगैरह मेंशन है, और आप अगर नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ऊपर, तो वो सिर्फ हमें रीड आउट करना था। जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मैं वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, तो आप उसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए स्मार्ट स्टडी होगी। देखो, पढ़ना, स्मार्ट स्टडी करना और नॉर्मल स्टडी करने में डिफरेंस है। स्मार्ट स्टडी करके अगर आप 90+ स्कोर कर सकते हो तो वाई नॉट। ओके, ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट
had realized that importance of the rights. जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था तो हमें इम्पोर्टेंस पता चले राइट्स का, क्योंकि उससे पहले राइट्स वगैरह के बारे में इतना नहीं बात होती थी, क्योंकि उससे पहले प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, मुगल्स थे। और जब ब्रिटिशर्स आए और हम स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, तो हमें पता चला कि हमारे जो नॉर्मल राइट्स होते हैं ना, वो कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है। सो डिमांडेड द ब्रिटिश रूल शुड रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल। The Motilal Nehru Committee had demanded a Bill of Rights as far back as in 1982। तो किसने डिमांड किया था? मोतीलाल नेहरू कमेटी ने डिमांड किया था। किसके लिए? बिल ऑफ राइट्स के लिए। Was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinions of the inclusion that protection of rights. The constitution listed rights that would be specially protected and called them fundamental rights। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे उतना नहीं था, तो मोतीलाल नेहरू जी ने कब बोला था? ऊपर देखते हैं हम। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में बोला कि भाई एक बिल होना चाहिए। किसको बोला था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही। उस समय हमारी फ्रीडम नहीं मिला था। आफ्टर दैट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो राइट की इंपॉर्टेंस पता थी, तो हमें पता था कि हमें फंडामेंटल राइट्स का जो नेम है वो बाद में फंडामेंटल राइट्स बना है, पहले सिर्फ नॉर्मल राइट्स बोला जाता था। द वर्ड फंडामेंटल suggested that these rights are so important. What is the mean of fundamental? This is fundamental. Fundamental का मतलब क्या है? जो नॉर्मली नेसेसरी है आपके लिए, जो आपकी डेली लाइफ के लिए फंडामेंटल है, आपकी बेसिक नीड है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल मीनिंग ऑफ बेसिक नीड। ठीक है। सो दीज राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट that the constitution has separately listed them, made special provisions for their protections। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फंडामेंटल राइट इसका नाम रखा गया और इनको एक स्पेशल प्रोविजन में डाला गया। राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन itself ensure that they are not violated by the government। so these rights are very important। so कभी भी ये वायलेटेड नहीं होंगे किसी भी गवर्नमेंट में। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आई और उसने कोई बिल बना दिया कि भाई हम इस फंडामेंटल राइट को यहाँ से निकाल के इसको चेंज कर रहे हैं, या ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा। सो दिस इज़ नॉट, अब ऐसा नहीं चलेगा कभी भी। तो फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसको कोई भी वायलेट नहीं कर पाएगा, ना ही हार्म कर पाएगा। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। जो दूसरे राइट्स हैं वो कभी कभी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चेंज कर सकते हो, या ठीक है कुछ ना कुछ, बट फंडामेंटल राइट में आप ये बेसिक स्ट्रक्चर भी बोला गया है और फंडामेंटल राइट आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे नहीं लगते हैं और कुछ लगते हैं, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। वाइल ऑर्डनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डनरी लॉ। ठीक है। ऑर्डनरी लॉ से ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। नॉर्मल लॉ से होते हैं। क्या डिफरेंस है? अगर डिफरेंस आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, और नॉर्मल जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डनरी लॉ। ठीक है। by the legislature ordinary process lawmaking, but fundamental right may only be changed by amending the constitution itself। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके कर सकते हैं, बट अभी बेसिक स्ट्रक्चर छेड़छाड़ने का कुछ भी आपको नहीं राइट दिया गया है किसी भी गवर्नमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, इसमें बताया है। ठीक है। आगे साउथ अफ्रीका के कुछ ये सब बताया हुआ है, राइट्स एंड ऑल। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम रहता था, क्या रहता था कि वहाँ पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन रहता है साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि क्या क्या राइट्स हैं वहाँ पे। ठीक है। डिग्निटी, प्राइवेसी, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड डिफरेंट डिफरेंट। तो इसको एक बार आप रीड कर लेना।
ठीक है, तो इम्पोर्टेंस यही था। अच्छा, बेसिकली राइट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें कब पता चली, ब्रिटिश रूल या फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे पास खुद का फ्रीडम नहीं है, खुद का काम करने का, या प्राइवेसी नहीं है, या फिर हम अपनी गवर्नमेंट खुद नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, बट वो अभी हमें मिल चुके हैं, तो अभी हमें उतना पता नहीं है। उन लोगों को पता था जो उस समय पे फ्रीडम स्ट्रगल में थे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं राइट्स के बारे में पढ़ना है, अबाउट फंडामेंटल राइट्स, और जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया हुआ है, मेन फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन, दीज आर इमेजिनरी सिचुएशंस बट सिमिलरली थिंग्स हैपन। तो ये इमेजिनरी सिचुएशंस हैं। अब इसमें नॉर्मल दिया हुआ है, जैसे भी आप पढ़ सकते हो। एक पढ़ के मैं बताती हूँ। Sudesh Kumar is visiting his village. He is accompanied by one of his friend. They decided to have a cup of tea at the village roadside hotel. The shopkeeper knew Sudesh Kumar but asked the name of his friend to know his caste. After the shopkeeper served tea, Sudesh Kumar in a nice mug while his friend was given tea in a earthen cup बिकॉज ही वॉज दलित। सो ये एक स्टोरी है। इससे क्या आपको पता चलता है कि उसने पहले कास्ट पूछा। ठीक है, रोड साइड होटल में वो चाय पीने गए, उसने पहले कास्ट पूछा, तो उसने उसको तो बहुत अच्छे मग में दे दिया क्योंकि उसकी कास्ट अच्छी है, बट जो दूसरा फ्रेंड है उसको दिया नॉर्मल मग में, मतलब एक ऐसे ही दूर से गंदा सा कुछ दे दिया है। क्यों दिया? क्योंकि वो दलित था, उसकी कास्ट ये थी। ठीक है, तो कास्टिज्म हो रहा है। तो ये कास्टिज्म ना हो, सब इक्वल रहें, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फंडामेंटल राइट्स की, राइट टू इक्वालिटी। सो यही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, राइट टू इक्वालिटी। व्हाट इज़ इक्वालिटी? कि सभी लोग इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, लॉ की नज़र में, और नॉर्मली उस देश में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वेदर इट्स वो अलग कास्ट का हो, कोई भी जाति, कोई भी रिलीजन, या कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो। इट डजेंट मीन कि उसको हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में पार्ट्स हैं, और पार्ट 3 में क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये आपका वेटेज भी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, बट ये आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं और हम अवेयर हैं अपने राइट्स से या नहीं हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। सो राइट टू इक्वालिटी में क्या आता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, equal protection of law, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, equal access to shop, hotels, buildings, ठीक है, घाट्स, रोड्स, इक्वालिटी, इक्वली मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, abolition ऑफ अनटचेबिलिटी, abolition ऑफ टाइटल्स। सो इक्वालिटी में ये सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सो गाइस फर्स्टली हम देखेंगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लेकर, यानी कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में हमारे इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, और जो नॉर्मली हमें अवेयर भी होना चाहिए, वो हमारे हैं कहाँ से कहाँ तक? 14 से लेकर 32 तक। ठीक है, तो अब मैं बताती जाती हूँ आपको कहाँ से लेके कहाँ तक ये हमारे इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है हमारा? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी कहाँ मेंशन है हमारा? कहाँ मेंशन है मीन्स पार्ट 3 में तो है फंडामेंटल राइट्स में, बट कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारा राइट टू इक्वालिटी मेंशन है। ठीक है, इसमें ये सभी कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है पहले तो हम देखेंगे। राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, यानी लॉ के नज़रिए में
सभी लोग एक समान हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कोई इंसान, फॉर एग्जांपल समवन, कहीं भी पैदा हुआ है, चाहे वो इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ है, और फॉर एग्जांपल वो राजस्थान में है, वो कोई लैंग्वेज बोलता है, वो ट्राइबल है, ठीक है, या वो गर्ल चाइल्ड है, कितना प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अभी भी है गाँवों में, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोग समान हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स और सारी चीज़ों में इक्वल दर्जा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, कोई भी उसका सेक्स हो, कोई भी वो प्लेस ऑफ बर्थ उसका हो, वो कोई भी लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलेंगे कि भाई हम आपको जॉब नहीं दे सकते या हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको पूरा उतना ही उसको इक्वालिटी देनी पड़ेगी जितनी आप एक अपर कास्ट के बंदे को देते हो, ठीक है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर्म्स निकले हैं या कुछ है, तो आप देखते हो ना एससी और एसटीज के लिए आपका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, ठीक है, या फिर उनको ऐसा नहीं है कि भाई उनको जॉब नहीं मिलेगी, सिर्फ जनरल कैटेगरी को मिलेगी या सिर्फ एससी एसटी को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, उनका रेशियो बना होता है सबको, ठीक है। और इवन प्राइवेट सेक्टर में भी कोई भी अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या आपको कास्ट के बेसिस पे ऐसे हरास किया जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि आपका राइट टू इक्वालिटी अवेल कर रहे हैं ये लोग, राइट टू इक्वालिटी आपका जो है हार्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में आ जाता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो अबॉलिशन इनका देखते हैं कि कैसे है कि भाई लास्ट आप देखते होगे कि पहले गाँवों में या अभी भी अनटचेबिलिटीज़ बहुत होती थी कि भाई छुआछात, ठीक है, यानी कोई भी अगर किसी ने कहीं से पानी पी लिया है, लोअर कास्ट वाले ने, उस कुएं से उनका पानी अलग हो जाता था, कहीं से बारात निकली है वो पानी फेंक देते थे, या वहाँ से निकलते नहीं थे कि भाई हवा भी टच हो गई है, या जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी को स्कूल्स में उनको पीछे बिठाया जाता था, ठीक है, फुले फुले जो हैं उनकी मूवी भी आई है, आप लोग देख सकते हैं, उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अनटचेबिलिटीज़ होती थी ये भी आप नहीं करोगे, अबॉलिश करोगे इसको, ठीक है। अबॉलिश ऑफ टाइटल्स, कोई भी ऐसा टाइटल नहीं दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इक्वालिटी में। ये कहाँ से कहाँ तक बताया था मैंने आपको, 14 to 18, ठीक है। सो नेक्स्ट आर्टिकल्स हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, बिकॉज़ ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, फंडामेंटल राइट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इसको ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी में निपटा दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको आपको समझना पड़ेगा और इसमें ये सब लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, इनके आर्टिकल्स लर्न करने पड़ेंगे। ये 14 to 18 है, ठीक है, अबॉलिशन 23, एक्सप्लॉयटेशन एंड 23 to 24 है, क्या कहता है, लेबर फोर्स लेबर के लिए, फ्रीडम के लिए, रिलीजन के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सेकंड वीडियो लाऊंगी, पार्ट 2। तो आप लोग ज़रूर से पहले पार्ट 1 देखिए अच्छे से, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिलेगा बहुत ही ईजी तरीके से, और कोई भी डाउट होता है अगर, तो वो डाउट इट्स दोनों वीडियो में आई होप कि क्लियर हो जाएगा, और कुछ भी ऐसा क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, ओके, बाय गाइस।